नमस्कार, डॉक्टर्स कहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन की निशानी होता है, पर आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें कई सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मोटापा हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो या हमारी मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम। इनके लिए हम कभी कभी योग या फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। जहां योग हमें मन की शांति देता है, वहीं फिजियोथेरेपी वैज्ञानिक पद्धति से हमारी मांसपेशियों और जोड़ों को राहत देने में सहायता करता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करने वाले हैं योग और फिजियोथेरेपी के बारे में, जिनके संयोजन से हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैसे ये हमारे लिए लाभप्रद है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग और फिजियोथेरेपी के संयोजन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर शशि बहादुर सुखानी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार दोस्तों। मैडम के बारे में मैं बता दूं कि आप वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट हैं रायपुर में। तो मैम, जैसे कि आज का कार्यक्रम का हमारा विषय है योग और फिजियोथेरेपी, तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि योग और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है। मैडम, पहले तो आप सभी के दर्शकों के लिए नमस्कार। और यहाँ पर ये जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि योगा और फिजियोथेरेपी वैसे तो मिलते जुलते ही लगते हैं, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछेंगे तो योगा एक होलिस्टिक अप्रोच की चीज़ है, माने कि वो आपके शरीर की हर तरह से को ठीक करने के लिए काम करता है, चाहे वो मानसिक शांति हो, शारीरिक विकास हो, शारीरिक रिलैक्सेशन की बात हो। तो योगा फिजियोथेरेपी से काफ़ी अलग है। फिजियोथेरेपी हम तब करते हैं जब हमें किसी तरह की इंजरी हो, या हमें इंजरी से प्रिवेंशन चाहिए, या फिर हमें किसी तरह का करेक्शन करना हो शरीर में, या चोट लगने के बाद का जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो फिजियोथेरेपी है। और योगा हम तब करते हैं जब हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हम रेगुलर डे टू डे वर्क अच्छे से कर पा रहे हैं, जिसमें हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मानसिक रूप से एकदम हेल्दी हैं और सारे लोगों का ध्यान अच्छे से रख पा रहे हैं, प्लस खुद का भी ध्यान रख रहे हैं। तो वो काम जो है वो योगा हमें मदद करता है। बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी तो दोनों ही एक्सरसाइज के फॉर्म है। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योगा एज अ वेरी गुड टूल, जिसमें हम पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि आप अपने गुड हेल्दी बॉडी के लिए या अपने गुड हेल्दी मानसिक संतुलन के लिए योगा को इंडल्ज कर सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने योगा और फिजियोथेरेपी के बारे में अंतर बताया, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या योगा और फिजियोथेरेपी को एक साथ करना सुरक्षित है? मैडम, बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप योगा कर रहे हैं और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, दिन में आपको थोड़े आसन्स करने हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल दोनों को साथ में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर आप योगा अच्छे से कर रहे हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट तक जाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। जी मैम, जैसे आपने बताया कि योग तो करना ही चाहिए। आज मतलब देखा जाता है कि सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो योग का तो सहारा लेते ही हैं, और अपनी लाइफस्टाइल में उसको कहीं ना कहीं सब ऐड कर लेते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने शरीर पे ध्यान दे सकें। तो क्या उनके लिए फिजियोथेरेपी सेफ़ है? मैम, बिल्कुल सेफ़ है। और फिजियोथेरेपी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इज़ अ करेक्टिव मेजर। आप इंजरी से पहले भी अगर रोकथाम कर लें, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि अगर हम चोट लगने से, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर चोट लगने से पहले हम चोट की रोकथाम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। फिजियोथेरेपी वर्क्स ऑन द सेइंग कि अगर आप सही पॉस्चर लेते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर आप सही लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपकी मसल हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आप समय से पहले अपने रूटीन को सही कर लेते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिजियोथेरेपी और योगा दोनों ही आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे वर्क करता है और प्रिवेंशन पे ही काम करता है। तो अगर आप सही तरीके से फिजियोथेरेपी करें चाहे योगा करें, ये लाइफस्टाइल को बदलने की बात है। मैं आपको 4 एक्सरसाइज सिखाऊं और आप वो रोज़ 4 एक्सरसाइज करें
तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, चाहे योगा जो धीश होते हैं जो योगा सिखाते हैं उनके पास जाते हैं, वो जो भी करते हैं उनके सामने करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने लाइफस्टाइल में रखने की कोशिश नहीं करते। तो लाइफस्टाइल जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे तो आप चाहे योगा कर रहे हैं चाहे फिजियोथेरेपी, आप उसमें से कोई फ़ायदा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि योगा या फिजियोथेरेपी जो भी आप कर रहे हो उसे रेगुलर बेसिस पे बदलाव में लाइए। आपको आदत होनी चाहिए कसरत करने की। 4 दिन कसरत करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, रेगुलर बेसिस पे ही एक्सरसाइजेस आपको फ़र्क देती हैं। जी मैम, जैसे आपने बताया योगा को तो अपनी लाइफस्टाइल में लाना ही चाहिए। मैम, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या ऐसे कौन से शरीर के अंग हैं जिन पे सिर्फ फिजियोथेरेपी के द्वारा ही उनको ठीक किया जा सकता है? मैडम देखिए, बीमारियां तो बहुत सारी हैं जिसमें हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरीली वर्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लकवा जी। लकवा में हम बात करते हैं तो डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि मेडिसिन तो उसमें काम करती है, बट ऑब्वियस मेडिसिन और सर्जरी का पहला रोल है। लेकिन जब बात आती है कि मेडिसिन और सर्जरी के बाद पेशेंट अब बेड पे है, अब कहाँ क्या काम करना है, तो वहाँ आता है रोल फिजियोथेरेपिस्ट का। और फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ चलाते फिराते नहीं है, वो आपकी लाइफ को वापस वहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ख़राब हो चुकी है चीज़ें और आपको फिर से ठीक होना है। तो लकवे में पेशेंट जब चल नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा है, तो हम उसे टॉयलेट करने से लेकर नॉर्मल वापस चलना तक सिखाते हैं जी। तो फिजियोथेरेपी वहाँ पे रोल आता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है स्पोर्ट्स इंजरी में। तो जैसे अगर किसी स्पोर्ट पर्सन को चोट लग गई तो वो कहाँ जाएगा? वो पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेडिसिन और सर्जरी के बिना काम हो जाए। तीसरा रोल आता है सर्जरीज़ का, कि सर्जरी हो गई है, रिप्लेसमेंट्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन अब उसे ठीक कैसे करें, चलना कैसे है, तो वो हम सिखाते हैं। तो देयर आर बहुत बड़ा दायरा है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आजकल काम करते हैं। ये बस नहीं, आईसीयू मैनेजमेंट, जहाँ पर पेशेंट बेड पे है, वेंटिलेटर पे है, मुंह में ट्यूब लगी है या गले में ट्यूब लगी है और वहाँ पर पेशेंट बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वहाँ पर भी हमारा रोल बहुत वास्ट है। वहाँ हम पेशेंट को वापस वेंटिलेटर से लाते हैं, पेशेंट को बैठना सिखाते हैं, उन्हें चलना सिखाते हैं और वो हेल्दी होके वापस अपने घर जाते हैं, एंड विच मेक्स अस वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि पेशेंट ठीक हो रहा है। जी मैम, जैसे आपने बताया फिजियोथेरेपी के बारे में, आज की जैसे बिजी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, मतलब 8-8 घंटे, ज़्यादा 7-8 घंटे रेगुलरली वो अपने लैपटॉप में, और सिटिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या फिजियोथेरेपी में ऐसी कोई सी स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज है जो मतलब आपके जो बैठने पोस्चर जो बिगड़ भी जाता है, मैं एक और इसमें क्वेश्चन करूँगी कि लोगों का पोस्चर भी बिगड़ जाता है, तो क्या उसको फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है मैडम। इनफैक्ट फिजियोथेरेपी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट फिर से मैं कहूँगी प्रिवेंशन। तो अगर आपको पता है कि आप 8 घंटे बैठने वाले हैं और काम आपका 8 से 9 घंटे का है, तो सुबह उठिए, सबसे पहले ब्रीदिंग पे काम करिए। आपने भले 15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, पर करिए। ब्रीदिंग आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स रखता है, अब आपके ब्रेन को काम रखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एनर्जेटिक रखता है। यहाँ रोल आता है योगा का। अगर आप सुबह उठ के 4 से 5 प्राणायाम भी कर लेंगे तो आप पूरे दिन में एनर्जेटिक रहेंगे, और आप जब एनर्जेटिक रहेंगे तो आप एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहेंगे, आप उठना चाहेंगे, चलना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को स्टेशनरी मत बनाइए, आप रुकिए मत। एक जगह रुकने का मतलब है कि आपकी मांसपेशियां ओवरलोड में ही जाएंगी, और जब आपकी मांसपेशियां ओवरलोड में जाएंगी तो बट ऑब्वियस आपको किसी न किसी तरह का दर्द, जकड़न या परेशानी तो पैदा होनी है, जिसको हम कहते हैं ना कि पोस्चरल डिस्कम्फर्ट होता ही है। पोस्चरल डिस्कम्फर्ट में जाने का मतलब है आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं, कभी गर्दन का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी ये कोहनियों का दर्द, या कभी पंजे का दर्द, या चलने में असमर्थता, ये सब कुछ आएगा। तो जब आपको पता है कि 8 से 9 घंटे, तो बैठिए मत, उठिए। आधे से 1 घंटा मैक्सिमम किसी एक जगह पे बैठिए, फिर उठिए, चलिए, 4-5 कदम घूमिए इधर उधर, अपना थोड़ा वर्क स्टाइल को चेंज करिए, एंड देन सिट अगेन, और फिर से आप अपना वापस रूटीन वर्क शुरू कर सकते हैं। मेक इट अ हैबिट कि यू डोंट सिट एट अ प्लेस फॉर मोर देन 45 to 55 मिनट्स। वो इट विल हेल्प, बहुत मदद होगी। जी, तो मैम ऐसे कोई से मतलब एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग है जो मतलब 5-5 मिनट में या 10 मिनट की कोई ऐसी स्ट्रेचिंग हो जिससे मतलब पोस्चर को थोड़ा सा
इम्प्रूव किया जाए? बिल्कुल मैम, इसमें हम स्ट्रेचिंग्स को नहीं इन्वॉल्व करते, हम इसमें नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप मान लीजिए मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं खड़ी हो जाऊँ और मुझे शोल्डर स्टिफ लग रहे हैं, तो मैं अपने शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन माने कि अपने शोल्डर की मांसपेशियों को थोड़ा सा एक्टिव कर लूँ। तो हाथ थोड़ा ऊपर करना, नीचे करना, साइडवेज करना, गोल घुमाना, सीधा घुमाना, पैरों को थोड़ा मोड़ना, सीधा करना, जेंटल जिसको हम कहते हैं ना कि मूवमेंट्स दे देना। और चलना अपने आप बॉडी में, को स्टिफ नहीं रखना, थोड़ा थोड़ी देर में स्टिफनेस नहीं है। और बॉडी जब चलती है ना जी। तो उसके सारे जॉइंट्स मूव होते हैं जी। इसीलिए वॉकिंग करना ही अपने आप में बड़ी एक्सरसाइज है। तो जस्ट मूव अराउंड, थोड़ा मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द डे। तो इससे थोड़ा थोड़ा हमारा पोस्चर जी, बदलने जी। की कगार पे आ जी, जाएगा। जी। मैम आपसे इस बारे में और भी बातें होंगी। इस समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें, हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है डॉक्टर कहत में। मैम जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पोस्चर के बारे में। मैम आजकल देखा गया है कि जो मतलब नवजात शिशु होते हैं या एक टाइम के बाद मतलब 5-6 महीने 7 महीने या 1-1.5 साल में बच्चों में ना थोड़ी थोड़ी कुछ विकृतियां देखी जाती हैं, जैसे कि उनके हाथ पैरों के मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं या किसी बच्चे का पैर छोटा बड़ा होता है या उनको सुनने में बोलने में भी कुछ दिक्कत आती। तो क्या फिजियोथेरेपी के अंतर्गत कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसे है चीज़ें कि जिनसे इन पे निजात पाया जा सकता है? मैडम बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बच्चों में किसी भी तरह की कंजेनाइटल डेफिसिट माने कि पैदा होने के साथ होने वाली विकृतियां या पैदा होने के बाद 6-7 महीने या साल 1.5 साल में होने वाली विकृतियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट उसको रिवर्स भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरीज एंड मेडिकल हेल्प की वजह से। तो हम करते ये हैं कि हम माँ बाप को सिखाते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें समझाते हैं कि अगर बच्चे का पैर टेढ़ा है माने या एक पैर बड़ा है या छोटा है तो उसमें हमारा अप्रोच कैसा रहेगा। अगर बच्चे का पैर टेढ़ा है तो हम बच्चे को स्ट्रेच और स्ट्रेंथ की प्रोटोकॉल पे डालते हैं। अब यहाँ पे आती है बात स्ट्रेच और स्ट्रेंथ प्रोटोकॉल की। तो स्ट्रेचिंग उस मसल की करनी है जो कड़ी है और स्ट्रेंथ उस मसल को देना है जो वीक है। तो जब बच्चे का पैर टेढ़ा है, अंदर की तरफ घुमा हुआ है, तो हमें बच्चे का पैर सीधा करना है, उस पर हम स्ट्रेचिंग करेंगे और जो अंदर की तरफ घूमी हुई मांसपेशी जो कि कमज़ोर हो गई हैं उसको हम स्ट्रेंथ करेंगे। लेकिन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा हम लोगों का अप्रोच पेरेंट्स के टूवर्ड्स ज़्यादा रहता है कि बच्चे इतने छोटे बच्चे खुद तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको ये एक्सरसाइज करनी है एंड डेफिनेटली फिजियोथेरेपी के थ्रू इसका इलाज पॉसिबल है। आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। इनफैक्ट इसमें हम सर्जिकल अप्रोच भी लेते हैं और फिर फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उससे रिजल्ट और बेनिफिशियल रहते हैं। जी मैम, जैसे मैंने पूछा आपसे बच्चों के बारे में, वैसे ही आज देखा गया है कि लोगों में मोटापे के कारण एक एज के बाद में उनके पैरों में मतलब जोड़ों में ना दर्द आता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि वो सिर्फ इलाज से, ऑपरेशन से ही ठीक हो सकते हैं। क्या फिजियोथेरेपी में ऐसी कोई सी एक्सरसाइज हैं या ऐसे कुछ प्रिवेंट्स हैं जिनसे इनको ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली मैम, प्रिवेंशन जोड़ों के दर्द में भी काम करता है। और जब हमारे पास कोई जोड़ का दर्द वाला पेशेंट आता है तो हम उसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फिजियोथेरेपी से रिवर्स किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू 3 और 4th ग्रेड, जहाँ पर आपका बोन डिफ्यूज़ हो गया है, बोन बैठ गया है, वहाँ पर हमारा ज़्यादा हस्तक्षेप होता नहीं है।
हम कोशिश ये करते हैं कि हम पेशेंट को ये सलाह दें कि आप फिजियोथेरेपी करिए, जी। उससे मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करिए। सर्जरी कराना नहीं कराना वो पेशेंट की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारा सजेशन होता है कि आप एक्सरसाइजेस करके अपने आप को इतना तंदुरुस्त कर लीजिए कि मान लीजिए अगर आपको सर्जरी करानी पड़ भी जाए तो आपकी रिकवरी फास्ट हो, क्योंकि प्री हैब रिहैबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल बिफोर सर्जरी। जी मैम, जैसे आपने बताया मैम, कई बार होता है कि किसी की मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट हुई है ना, तो क्या उनको कितने टाइम बाद आप फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपी लेना चाहिए, और उसके साथ क्या आप कोई योगासन भी उनको सजेस्ट करते हैं कि जो उनको जल्दी हील करने में मदद करे? जी बिल्कुल मैम, जैसे नी रिप्लेसमेंट पेशेंट आते हैं या हिप रिप्लेसमेंट्स पेशेंट आते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं उनको कि डे 0 से ही फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है, हॉस्पिटल में ही हो जाती है। पेशेंट ओटी से बाहर आता है और जैसे ही उसके पैरों के सेंसेशंस वापस आते हैं तो हम वहाँ पर एज अ टीम पहुँचते हैं और उन्हें वापस से वॉकर के साथ स्टैंडिंग पे लेते हैं और उन्हें 4 से 5 कदम डे 0 पे चलाते हैं। अब रही बात कि फुल फ्लेज फिजियोथेरेपी कब से शुरू होगी, तो वो सेकेंड डे से शुरू हो जाती है, जिसमें हम एक्सरसाइजेज जो होम प्रोटोकॉल एक्सरसाइज होती हैं वो उन्हें बता देते हैं और वो घर पे उसे फॉलोअप करते रहते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेज उनके साथ रिप्लेसमेंट पेशेंट्स के साथ कम से कम 1 से 1.5 महीने का रेगुलर प्रोसेस है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैम मान लीजिए जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो क्या उसी ऑपरेशन के मतलब नेक्स्ट डे से ही आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं या थोड़ा समय लेके उसको हील करने के बाद ही आप उसको सजेस्ट करते हैं? नहीं मैम, डिपेंड करता है सर्जरी। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट सर्जरी तो डे 0 पे ही फिजियोथेरेपी शुरू होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी की, या हम बात कर रहे हैं लंबर स्पाइन सर्जरी की, या किसी तरह की स्पोर्ट्स सर्जरी की या ऑर्थो सर्जरी की, तो क्योंकि डिपार्टमेंट इतने वास्ट हैं तो फिर हम वेट करते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी मिले, पेशेंट थोड़ा सा बेटर फील करे, पेन का थोड़ा सा सबसाइड होने का वेट करते हैं कि पेशेंट इतना कंफर्टेबल तो हो कि मैं जो कमांड दे रही हूँ वो फॉलो कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर इनहिबिशन माने कि अपने आप को रोकने की पद्धति में चला जाएगा, जिसकी वजह से मेरे लिए एक्सरसाइज कराना फ्यूचर में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी मैम, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आप इतनी अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप फिजियोथेरेपी के दौरान अपने पेशेंट्स को ऐसे कौन से योगासन हैं जो आप सजेस्ट करती हैं कि ये तो करना ही चाहिए? मैडम, मैं बेसिक 5 आसन्स को सजेस्ट करती हूँ जो मेरे पेशेंट्स को करना ही चाहिए, चाहे वो कमर दर्द के लिए हो, गर्दन दर्द के लिए हो, पैरों के दर्द के लिए हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, सबसे पहले तो आपको अपने सांसों पे कंट्रोल करना है। योगा वर्क्स ऑन योर ब्रीदिंग, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है योगा और फिजियोथेरेपी में, कि योगा आपको दिमाग से भी शांत करता है। तो सबसे पहले जो सुबह उठना है और 5 मिनट्स अपने आप को ब्रीदिंग के लिए देना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आसन जो है वो है भुजंगासन, वो ज़रूर करिए क्योंकि उससे आपकी पूरी मांसपेशियाँ खुल जाती हैं, स्पेसिफिकली आपका स्पाइन मोबिलिटी बढ़ता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है सेतुबंद आसन, जिससे आपकी कमर की मांसपेशियाँ, घुटने की मांसपेशियाँ, एंकल की मांसपेशियाँ सब में स्ट्रेंथ बराबर आता है, ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है। एंकल टो मूवमेंट्स या नॉर्मल आसन में जब हम बोलते हैं तो आप शवासन में जैसे लेटते हैं, शवासन में लेट के आप बस रिलैक्स करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है आपके घुटनों का मोड़ना और सीधा करना, जिसको हम मैं भूल रही हूँ नाम, लेकिन जिसको हम पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। तो आपको दोनों एक घुटने को अपनी छाती तक मोड़ के लाना है, फिर दोनों घुटनों को मोड़ के छाती तक लाना है। ये वो 5 बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो हर किसी व्यक्ति को, चाहे उसे कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, करना है। फर्स्ट ब्रीदिंग, सेतुबंद आसन, भुजंग आसन, पवन मुक्त आसन, शवासन, ये सब चीज़ें तो करनी ही चाहिए। जी मैम, आजकल देखा गया है कि महिलाएं तो जैसे वर्किंग रहती हैं या गृहिणियाँ भी रहती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ना बहुत ही जल्दी एक एज में, मतलब आज के समय में देखा जाता है कि जैसे ही महिलाएं 30 की उम्र पार करती हैं तो उनमें जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारी समस्याएं आम हो जाती हैं। तो इनके क्या कारण है और इनके लिए क्या फिजियोथेरेपी वो स्वयं से कर सकती हैं? मैम देखिए, कारण तो आपने खुद ही बता दिया कि वो बहुत बिजी हैं। तो क्योंकि वो बहुत बिजी हैं, वो सबका ध्यान रख रही हैं, वो स्वयं का ध्यान तो नहीं रख रही हैं। बीट यू बीट मी, बट वी डोंट हैव टाइम, मतलब हमारे पास हमारे लिए तो समय नहीं है ना। तो जब हमारे लिए अपने पास समय नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लॉन्ग टाइम में आपको वो दिखेगा। कभी गर्दन का दर्द हो सकता है, वो वर्किंग लेडी हो चाहे होम मेकर्स हो।
इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कि होम मेकर्स हमसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो तो सारे दिन रुक ही नहीं रहे हैं। तो उनके घुटने में दर्द आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर दूसरा फीमेल आपको बोलेगा कि रोटी बनाने से मेरे गर्दन में दर्द होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए, जैसा मैंने अभी पहले 4 आसन बताए, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी, प्राणायाम जिन्हें हम कहते हैं, प्राणायाम्स के बाद उन्हें भुजंगासन करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिजिंग करनी है। माने कि आपको क्या बोल सकते हैं, मैं फिर से भूल रही हूँ, भुजंगासन के बाद हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन उनकी कमर के लिए भी अच्छा है और उनके गर्दन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये वो कर सकते हैं। जी मैम, जैसे कि आजकल हम जानते ही हैं कि आजकल इंटरनेट की दुनिया इतनी, उसने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम उसके रिलेटेड देख लेते हैं कि इसके लिए क्या है। तो जैसे कि हम देखते ही हैं कि कोई हमको वीडियोस के थ्रू में मिल जाता है कि ये वाली फिजियोथेरेपी स्वयं से करने में आराम मिलता है, या ये एक्सरसाइज खुद से करने में आराम मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष की नज़र में आए हुए या उनकी देखभाल में ही उसे फिजियोथेरेपी करना चाहिए, या वो खुद से भी अपने लिए फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज कर सकता है? मैडम, मेरा तो मानना यह है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये यूट्यूब वाले, सॉरी, मगर ये जो सोशल मीडिया वाले जितने भी मैसेजेस आते हैं, वो आधे से ज़्यादा समय तो फेक होते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करिए आपका घुटना कभी ख़राब नहीं होगा, वो वाली एक्सरसाइज करिए आपका एक कूल्हे में कभी दर्द नहीं आएगा, कमर में कोई तकलीफ नहीं। ऐसा मत करिए। आपको सचमुच एक्सरसाइजेस सीखने का मन कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप स्वयं कर लेंगे ना, तो आप भले एक सेशन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उसे बस इतना बताइए कि मैं आपके पास रोज़ नहीं आऊँगा, मुझे ऐसा कुछ सिखाइए जो मैं घर पे कर सकूँ। मतलब किसी विशेषज्ञ की ही राय पे ही हमको फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। मैम, जैसे कि हमने बात कर ली फिजियोथेरेपी के बारे में, योग का भी आपने बताया कितना योगदान है फिजियोथेरेपी के साथ उसको आराम दिलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। मैम, सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में जो हमारा सबसे बड़ा काम करता है वो होता है हमारा खान पान। तो मैम, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो रही है तो कोई व्यक्ति अपना खान पान कैसा रखे कि उसका लाभ उसको डबल मिले? मैडम, खान पान हमेशा आपकी कसरत में और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छे से खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़रूरी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से मेरा मतलब है रोटी, चावल, अनाज कम, और हाई प्रोटीन डाइट से मेरा मतलब है जैसे कि अंकुरित दालें, चने, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा, अंडा और ये फल, पनीर, फल फाइबर्स में आते हैं, मगर हाँ, आप फलों को अगर अपने डाइट में ऐड करते हैं तो उससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और लो कार्ब्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इशू नहीं होते हैं। मतलब आप स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा ही खाएं, ज़्यादा तेल भुना बाहरी खाना ना खाएं। मैम, अब जैसे कि समय हो चला है हमारे कार्यक्रम का, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखें? मेरा सभी दर्शकों से ये कहना है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो समय पे सोएं, जल्दी अच्छा खाना खाएं और अच्छे से एक्सरसाइजेस करें। कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मत होने दीजिए कि आपको कोई तकलीफ हो और फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़े। तो प्रिवेंशन कीजिए ताकि आपको क्योर ना करना पड़े। जी मैम, आपने हमें योग और फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी सारी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि योग और फिजियोथेरेपी हमारे शरीर के लिए कितनी लाभप्रद है। इसलिए आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मसरूफियत से भरी इस ज़िंदगी में कुछ पल चुराना सीखिए। मसरूफियत भरी इस ज़िंदगी में कुछ पल चुराना सीखिए। तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है, इस बात को पहचानना सीखिए। तो अपना और अपनों का रखिए ख्याल। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।